कक्षा नवम में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के संबंध में हम ये पढ़ रहे थे, पहले गुरुत्व बल को पढ़ते थे। पृथ्वी इस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा कि इस ब्रह्मांड के अंदर दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह का हमने नियम पढ़ा। फिर उसके बाद जी और जी यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध पढ़ा और हमने स्मॉल जी के मान की गणना की। और गणना करने के बाद हमने चंद्रमा पर जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है ये पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की सतह पर जो हमारा मान है वो उसका 1/6 गुना होता है, यानी कि यहाँ से कम होता है, 6वां हिस्सा होता है वहाँ पर स्मॉल जी का मान। तो ये बात बड़ी जाहिर सी है, कोई वस्तु यहाँ जितनी 6 किलो की अगर आपको लगती है, 6 किलो उसका वजन बैठता है, बाहर बैठता है, तो वो चंद्रमा पर जाकर 1 किलो की बैठेगी, तो वहाँ पर जी का मान कम हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी तरलों की, द्रवों की। तरल क्या होता है? तरल जानना है, जिस पदार्थ में बहने का गुण होता है उसे हम तरल कहते हैं। अब इनका भी कोई से वहाँ आकर्षण था, यहाँ दबाव है, दाब है। तो क्या है प्रणोद और दाब, ऐसा आपका एक हेडिंग है कि प्रणोद और दाब। तो ये प्रणोद और दाब क्या है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगाए गए बल को प्रणोद कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ है कापी का और पृष्ठ पर मेरी पेंसिल रखी हुई है और सीधे सीधे इस पर लंबवत, लंब का मतलब 90 अंश का कोण समझते होंगे। तो कोई सतह है, कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे। और अब रही बात दाब की परिभाषा। तो दाब की क्या परिभाषा है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को, एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम दाब कहते हैं। या हम पुराने टाइम में एक परिभाषा इसकी पढ़ते थे कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब का सूत्र होता था उस समय दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब यहाँ प्रणोद की बात कर रहे हैं, तो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। नहीं तो ये दाब जो है ये लगने वाला बल ऊपर से है और दूसरी इसमें जो राशि है वो क्षेत्रफल है। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब क्षेत्रफल और दाब आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल और दाब में क्या संबंध है? इनमें व्युत्क्रमानुपात है। इस तरह से बटे में आ रहा क्षेत्रफल, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने विपरीत, उल्टा। अब दाब का मात्रक क्या होगा? हम कह रहे थे दाब बराबर बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो दाब का जो मात्रक हुआ वो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो 1 नंबर के प्रश्न में इसे पूछा जा सकता है कि दाब का मात्रक है, 3 विकल्प दे देगा, 4 विकल्प दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि दाब का मात्रक क्या है, तो इसे याद रखें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे थे अभी कि क्षेत्रफल और दाब में संबंध कैसा है? उल्टा है। यदि दाब बढ़ेगा क्षेत्रफल घटेगा। प्रैक्टिकली इस चीज़ के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 2 बॉक्स आपके पास बने हुए हैं, मनचित्र बनाए हैं इस तरह से, एक घनाभ के आकार का, एक घन के आकार का, एक मानकर चलें। तो इस चित्र को जो आप देख रहे हैं, तो इसकी सतह है नीचे वाली, ये ज़्यादा जगह नहीं घेर रहा है, और इसकी सतह जो देख रहे हैं, इसकी जो दूसरा चित्र है जो 5 किलो वजन है दोनों के अंदर, ये भी 5 किलो का, ये भी 5 किलो का। अब यहाँ क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा धरती पर ये घेर रहा है, तो अधिक क्षेत्रफल है तो दाब कम लगेगा, और कम क्षेत्रफल दाब अधिक लगेगा।
तो ये विज्ञान की देन है। व्यवहारिक चीज़ें आप बहुत सारी देखते हैं तो इसमें भी विज्ञान अपना लगा हुआ है। कैसे कि यही तो सूत्र है जिसके कारण हम जो है नई नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और देखने में कई चीज़ें आपको पुरानी लगती हैं लेकिन उनके पीछे भी बहुत सारे वैज्ञानिक कारण होते हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न किया जाए कि जो ये नुकीले कील होती हैं, इन कील गाड़ने वाली दीवार में गाड़ते हैं या मान लकड़ी में गाड़ते हैं, चोवा जिसे आप कहते हैं, तो उसका जो सिरा है नुकीला क्यों बनाया जाता है? उसका नुकीला बनाने का यही कारण है कि जब क्षेत्रफल उसके सिरे कम हो जाएगा तो फिर वो आसानी से उस पर दाब ज़्यादा लग जाएगा, और ज़्यादा दाब होगा तो वो आसानी से कील जो है वो अंदर लकड़ी में या दीवार में चली जाएगी। और यही कारण है कि जो हमारे चाकू होते हैं, चाकू की धार जो है वो तेज होती है और कम क्षेत्रफल होता है उसका, इसी कारण से वो फल को, आलू को, बहुत सारी चीज़ों को आसानी से काट देता है। अब बात तरल की कर लें। तरल के विषय में मैं कह रहा था, जिनमें बहने का गुण होता है उन्हें हम तरल कहते हैं। अब मान लीजिए किसी शीशे का कोई बर्तन है, उसमें आपने पानी भर दिया है, तो पानी भर करके पानी पे दबाव डालेगा उस पर जो है दीवारों पर, उस बर्तन की दीवारों पर, तो उसकी क्या स्थिति रहती है? सभी द्रव हों या गैस हो जिनमें बहने का गुण है, क्योंकि उनमें बहने का गुण है, तरलों में भी भार होता है, और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की दीवारों पर, आधार पर नीचे की ओर और चारों ओर दीवारों पर, या गोल है तो उसकी सभी दिशाओं में है, किसी भी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि वो सभी सतहों पर जहाँ भी वो टच है उसका सब पर बराबर दबाव डालता है, उसका दाब जो है वो चारों ओर बढ़ जाता है, तो बिना घटे वो चारों तरफ संचरित हो जाता है। इसे पास्कल का नियम भी कहा जाता है नहीं? तो अब ये तो रही बात बर्तन में दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर द्रव द्वारा डाला गया दाब, तरलों में है नहीं? तरल का मतलब है कि द्रव के द्वारा डाला गया दाब। तो ये तो हो गया तरलों में दाब। अब एक है उत्प्लावकता, है नहीं? प्लवन माने तैरना, है नहीं? प्लवन का मीन्स होता है तैरना, और उत लिया गया है उत्तिष्ठ से ऊपर उठना। तो इस प्रकार से तैरने के लिए ऊपर उठना, ये इसका एक हिंदी व्याख्या मान लीजिए आप। जब हम किसी वस्तु को पानी की सतह पर छोड़ते हैं, है नहीं? तो वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर एक दाब लगता है, एक बल लगता है, इसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। मान लीजिए लकड़ी का कोई गुटका है, आप पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर आप देखा होगा आपने कि वो तैरने लगता है। या मान लीजिए आपने कभी अनुभव किया हो, तो जैसे पानी है और कुएं में, और उसमें आप रस्सी बांध करके बाल्टी में आप डालते हैं, तो वो बाल्टी में जो हम पानी जो भर जाता है उसमें वो तैर रही होती है पानी में, तो उसका वजन हल्का प्रतीत होता है। तो वो इसीलिए हल्का होता है कि द्रव भी ऊपर की ओर एक उछाल बल लगाता है। जब वस्तुओं को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव के द्वारा भी ऊपर की ओर एक उछाल बल लगाया जाता है। इसी उछाल बल को हम कहते हैं उत्प्लावकता। तो ये उत्प्लावकता है। और अब वस्तु तैरती भी है और डूबती भी है। ऐसा नहीं है कि सब वस्तु तैर जाती है, कुछ वस्तु डूबती हैं, कुछ वस्तु तैरती हैं। तो इन डूबने और तैरने का जो हमारा ये क्रम चल रहा है, इसके अंदर एक चीज़ और इफेक्टिव होगी, एक चीज़ और प्रभाव डालती है, जिसे हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व, उसका घनापन, उसका घन, है नहीं? तो घनत्व जो है वो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो आज कई चीज़ें हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि एक तो ये प्रणोद क्या है। प्रश्न करता हूँ मैं आपसे, उन प्रश्नों के उत्तर सोचिए इस वीडियो में से, द्वारा इसे सुन करके ध्यान से, और फिर इनके उत्तर दीजिए कि प्रणोद क्या है। तो क्या है प्रणोद? मैंने बताया था। और दाब की परिभाषा क्या है, ये प्रश्न बनता है।
तो एक लाइन की परिभाषा दाब की और उसका दाब का सूत्र क्या है। अगला प्रश्न ये है दाब का मात्रक क्या है। अगला प्रश्न ये है कि कीलों के सिरे नुकीले क्यों बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि उत्प्लावकता किसे कहते हैं। और अंतिम प्रश्न ये है घनत्व क्या होता है। तो इतने सारे सवालों के जवाब इस छोटी सी वीडियो में यदि आप दे पाए तो मानना चाहिए कि हमने आज की वीडियो ध्यान से देखी और इसमें से कुछ सीखा। और यदि नहीं तो फिर वीडियो को एक बार ध्यान से सुनें और इन प्रश्नों के जवाब तैयार करें। इसलिए जो कुछ भी बताया जाए वीडियो के माध्यम से उसे पूरी तल्लीनता के साथ आपको सुनना चाहिए, गुणना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है।